ठीक है, बाकी तो पूरा नया एनसीईआरटी है। तो अगर मैं तुमको बोला, ठीक है, अगर मैं तुमको बोला मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब जो थे वो ये कहते थे कि ब्लेंडिंग नहीं होती, जीन अपने आप में स्टेबल है, एलील अपने आप में स्टेबल है, मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन जो बाकी लोग थे वो ब्लेंडिंग को एक्सेप्ट करते थे, वो मेंडल की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसी काफी सारी वेरिएशंस देखी गई थी। ठीक है, काफी सारी वेरिएशन, तुमने स्लाइड भी काउंट कर ली 406। ठीक है, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू। मेंडल साहब ने अपने काम को आसान बनाने के लिए जो मैथमेटिकल टूल और स्टैटिस्टिक्स यूज किए थे, ठीक है, सर एक क्विक रिकॉल दे दीजिए, देता हूं भाई, अभी दूंगा, थोड़ी देर में देता हूं, ठीक है, इसके बाद दूंगा। तो मेंडल साहब ने जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टूल यूज किए थे अपने काम को समझाने के लिए, अपने काम को समझाने के लिए, मैथमेटिकल टूल और स्टैटिस्टिक्स जो यूज किए गए थे अपने काम को समझाने के लिए, उससे मेंडल का काम तो आसान हुआ, बट लोगों को वो मैथमेटिकल टूल और स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आया। मैथमेटिकल टूल और स्टैटिस्टिक्स पहली बार यूज किए गए थे, उससे मेंडल का काम आसान हुआ, लेकिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। ठीक, Mendel's work suggested that factors were discrete unit. He couldn't provide any physical proof for the existence of factor. फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जीन एग्जिस्ट करते हैं, इसका मेंडल साहब कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए थे। इसका मेंडल साहब कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ये चीज आपकी एग्जिस्ट करती है। मेंडल साहब इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ये चीज आपकी एग्जिस्ट करती है। आयुषी गोयल को ब्लॉक करना है, रुपये सर प्लीज, अरे प्लीज गो होम एंड स्लीप। आयुषी गोयल, अरे दीवानी, ये देखो आयुषी का भेष बदलकर आयुष आया है। अरे अरे मेरे भाई क्या बोलूं, समझ में आया? यहाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझ में आया? गाली भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो क्लिप वायरल हो जाएगी, है ना, वरना समझ जा तू। आ जा। तो गाली तो हम वैसे भी देते हैं, गंदी चीज है, सब नहीं देनी चाहिए, है ना। इस तरह के स्कैमर आते हैं और वो चाहते हैं कि टीचर कुछ गलत बोल दे, है ना। आ जाओ, ठीक है, टीचर बहुत कूल है बेबी, टीचर कुछ गलत नहीं बोलेगा, आ जाओ। Finally, though Mendel was suggested that factors were discrete unit, he couldn't provide any physical proof for the existence of factor or what they were made up of. मेंडल साहब इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि एक्चुअल में फैक्टर या फिर जीन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। हंस रहे हो, मजा ले रहे हो पूरा, ठीक है, आ जाओ। इन 1900 थ्री साइंटिस्ट, मेंडल के मरने के 16 साल बाद, मेंडल साहब मरे थे 1884 में, उनके मरने के बाद, ठीक है, उनके मरने, अरे आयुषी गोयल सॉरी लिख रही है, मतलब ये सच में लड़की है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं आयुषी, है ना, तुम सच में लड़की हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नीट के बाद मिलेंगे बेटा, है ना, वहां पे सेलिब्रेशन में वहीं मिलेंगे, वहीं पकड़ लेंगे तुम्हें, अब फिर तुमसे पूछेंगे तुमने क्या लिखा था चैट में, ठीक है, आ जाओ। और अगर तुम आयुषी के बेस में आयुष हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। डी वेराइस, कॉरेंस एंड ट्रेशरमार्क, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का काम दुनिया वालों के सामने लाए। तो मेंडल का काम दुनिया वालों के सामने कौन लाया? तीन साइंटिस्ट लाए, डी वेराइस, कॉरेंस एंड ट्रेशरमार्क। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन, इसी टाइम, तो ये तीन साहब थे जिन्होंने मेंडल के मरने के बाद मेंडल का काम दुनिया वालों के सामने लेकर आए। इंडिया इज माय कंट्री एंड इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। ऑल्सो बाय दिस टाइम, इस टाइम तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी हो चुकी थी, उसके ऊपर भी काफी सारा काम चल रहा था, तो माइक्रोस्कोप भी आ गया था, तो साइंटिस्ट लोग सेल डिवीजन को भी बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। अब आप देखो, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। तो माइक्रोस्कोप आने के बाद न्यूक्लियस के अंदर एक कलर स्ट्रक्चर की खोज हुई जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाता है। अब क्रोमोसोम डबल हो जाता है, सेल पहले जीवन में जाती है, फिर एस में जाती है, फिर जी2 में जाती है। क्रोमोसोम डबल होने का मतलब है डीएनए डबल हो जाता है और फिर आपका सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। अब आप देखिए क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाते हैं, कब जाते हैं? एनाफेज 1 में जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं एनाफेज 1 में, तो क्रोमोसोम पर जो एलील होते हैं वो भी सेपरेट करते हैं, और एलील किसकी फॉर्म होती है? एलील जीन की फॉर्म होती है, एलील फैक्टर्स की फॉर्म होती है। तो मैं कह सकता हूं फैक्टर सेपरेट कर रहे हैं, जीन सेपरेट कर रहे हैं, एलील सेपरेट कर रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करते हैं एनाफेज 1 में। याद करिए हम कहते थे कि सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होता है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे तो एलील भी सेपरेट करेंगे, जीन भी सेपरेट करेंगे और फैक्टर भी आपके सेपरेट करेंगे। साइंटिस्ट पढ़ लेना बेटा, मॉडर्न का बहुत पूछते हैं साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट मत छोड़ना। अब आप यहां पर समझिएगा, ठीक। सटन एंड बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। अब आप देखिए, जब क्रोमोसोम मूव किए, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम है, एक प्लेट पर ये दो क्रोमोसोम, एक प्लेट पर ये दो क्रोमोसोम, तो जब एनाफेज 1 में आए, जब क्रोमोसोम सेपरेट हुए, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए, तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए तो क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम पर एलील होते हैं, और एलील किसकी फॉर्म होती है? जीन की फॉर्म होती है, जीन को ही क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो क्रोमोसोम मूव किया तो क्रोमोसोम सेपरेट हुए, तो एलील सेपरेट हुआ, जीन सेपरेट हुआ, फैक्टर सेपरेट हुआ। इसका मतलब क्रोमोसोम के सेपरेशन में और जीन्स के सेपरेशन में सिमिलरिटी है। क्रोमोसोम का सेपरेशन मतलब जीन्स का सेपरेशन, फैक्टर का सेपरेशन, एलील का सेपरेशन। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो आप देखिए क्रोमोसोम का, इसी को यूज किया गया मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जा रहे हैं तो ये कौन सा लॉ इससे प्रूफ हो सकता है? इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ हो सकता है, इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ हो सकता है, इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ हो सकता है। आयुषी गोयल लिख रही है आई केयर फॉर यू, ये आयुषी है बेटा, आयुषी नहीं है, ये आयुष है, लुखा है, लुखा, ठीक है। अगला देखिए, रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। आपने क्रोमोसोम की स्टडी माइटोसिस और मियोसिस में की होगी। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन पेयर, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। ये देख लीजिए क्रोमोसोम पेयर में है, जीन की एक फॉर्म कैपिटल टी यहां है, जीन की दूसरी फॉर्म स्मॉल टी यहां है। तो क्रोमोसोम पेयर में है, एलील पेयर में है, जीन पेयर में है, फैक्टर पेयर में है। क्रोमोसोम पेयर में, एलील पेयर में, जीन पेयर में, फैक्टर पेयर में, एक ही बात है। और ये एलील प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, सेम पोजीशन पर आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये डायग्राम कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप सेल डिवीजन पढ़ चुके हो तो ये पढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, पाप लगता है। वैभव लिख रहा है आयुषी आई डू केयर फॉर यू। ये देखो आयुषी को मिल गया वैभव, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, लगे रहो। अभी तो आयुषी बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हारी केयर करेंगे, अभी देखते जाना, ठीक है। आ जाओ सर, व्हाई आर यू सो हैंडसम, अरे अरे शोभित, आजा बेटा आजा, ठीक है।
सर सिंधा नमक आपने ऑर्डर किया था, एड्रेस नहीं मिल रहा है। अबे गजब यार, ठीक है। अब एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये कोई बहुत खतरनाक नहीं है, ये ऑलरेडी आप माइटोसिस मियोसिस में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपको देखिए, जीवन के अंदर 4 क्रोमोसोम बनाए। कितने क्रोमोसोम बनाए? 4। एक क्रोमोसोम येलो से बनाया, एक क्रोमोसोम रेड से बनाया, एक क्रोमोसोम ऑरेंज से बनाया, एक क्रोमोसोम ग्रीन से बनाया। हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। इस क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड, इसमें एक क्रोमैटिड, इसमें एक क्रोमैटिड, इसमें एक क्रोमैटिड। हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, ठीक। हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। जब जीवन से एस फेज में गए तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। तो देखिए यहां पर डीएनए बन गया, ऑरेंज के सामने एक और डीएनए बन गया, रेड के सामने एक और डीएनए बन गया, ग्रीन के सामने एक और डीएनए बन गया। तो डीएनए रेप्लिकेट होने की वजह से हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड आ गई। ऐसा ही एस में होगा, ऐसे ही जी2 में होगा। तो जी1 और जी2 आप देख लीजिए, येलो में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड थी, यहां 2 क्रोमैटिड आ गए, यहां 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, येलो ऑरेंज, येलो रेड ऑरेंज ग्रीन, येलो रेड ऑरेंज ग्रीन। अब इसके बाद गए मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में। तो जब आप एनाफेज 1 में गए तो येलो और रेड वाले एक पोल पर आ गए, ठीक है। मियोसिस 1 है, एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 है। ऑरेंज और ग्रीन एक पोल पे आ गए। येलो रेड एक पोल पर है एनाफेज 1 में, ऑरेंज और ग्रीन एक पोल पर है। इसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो टेलोफेज 1 आया। तो ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल में चले गए, और ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल में चले गए। एक सेल में चला गया येलो और रेड, और दूसरे सेल में चला गया ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मियोसिस 2 चालू होगा। क्या चालू होगा? आपका मियोसिस 2 चालू होगा। तो अब ये दोनों सेल मेटाफेज सेकंड में गई। तो जब ये दोनों सेल मेटाफेज सेकंड में गई तो येलो और रेड क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, ऑरेंज और ग्रीन क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए। इसको बोला मेटाफेज सेकंड। अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, येलो और रेड ऊपर चले गए, येलो और रेड नीचे चले गए। यहां भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, ऑरेंज ग्रीन ऊपर चले गए, ऑरेंज ग्रीन नीचे चले गए। ये है एनाफेज सेकंड। अब टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ? टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ? इससे 2 सेल बनी, इससे 2 सेल बनी, ठीक। अब आप जरा देखिए, मेरा एनाफेज सेकंड चेक करिए और इनका एनाफेज सेकंड चेक करिए। मेरा एनाफेज सेकंड में येलो रेड, इनका भी येलो रेड, नीचे मेरा येलो रेड, इनका भी येलो रेड, मेरा ऑरेंज ग्रीन, इनका भी ऑरेंज ग्रीन, मेरा नीचे ऑरेंज ग्रीन, इनका भी ऑरेंज ग्रीन। इसके बाद जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, टेलोफेज 2 कंप्लीट हुआ, तो इससे 2 सेल बनी, इससे 2 सेल बनी। एक सेल में ये येलो रेड आ गए, दूसरे सेल में ये येलो रेड आ गए। एक सेल में ऑरेंज ग्रीन आ गए, दूसरे में ऑरेंज ग्रीन आ गए। चेक करो, इनके सेल में येलो रेड, मेरे में येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन। बच्चों ये चार्ट आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। देखिएगा कितने लोग बैठे हुए हैं अभी। आजा मुझे चेक कर। बैठे हुए हैं भाई 3.2 के बैठे हुए हैं अभी भी। शाबाश भाई। ये सालों ये दिल में है, मेरे दिल में है, दिल में ये दे रहे हैं मुझे एनर्जी। ये दे रहे हैं मुझे एनर्जी कि सर हम बैठे हुए हैं, आप हिम्मत मत हारना बस। थके हम भी हैं, थके आप भी हैं, लेकिन जब साला बात बैठने की है तो बैठेंगे फिर तो आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कल सो जाएंगे। जब बात बैठने की है, आपको समझने की, हमें मजा आ रहा है, हम बैठेंगे बैठेंगे साला आज तो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होती है जज्बा, ये होता है जज्बा। अब जरा ये देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये डायग्राम क्या है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझिएगा। हाँ, एलील क्रोमैटिड पे हो सकती है। क्रोमैटिड भी क्रोमोसोम ही होता है। अगर किसी क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है तो हम उसको एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बोलेंगे। बिल्कुल हो सकती है। तुम खुद सोचो, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, तो अगर मैं एक पर कैपिटल टी दिखा रहा हूं तो इसका मतलब इसके बाजू वाले पर भी कैपिटल टी है, क्योंकि डीएनए तो सेम ही होता है ना, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम क्या करना, इस डायग्राम को समझना, ठीक है। इस वाले डायग्राम को समझना। इसको मैं छुपा देता हूं, तुम इसको देखोगे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं इतने को छुपा देता हूं, ये देखो, इसको मैंने छुपा दिया, ये मैंने इतना छुपा दिया। अब तुम्हें कौन सा डायग्राम देखना है? तुम्हें कौन सा डायग्राम देखना है? ये वाला डायग्राम देखना है। ध्यान से समझना। ये बनाया है मियोसिस 1 का एनाफेज। मैं मेटाफेज से स्टार्ट करता हूं, ठीक। मैंने बनाया मियोसिस 1 का मेटाफेज 1। तो मेरे मेटाफेज 1 पे क्रोमोसोम कैसे अरेंज हुए हैं? ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये रहा। यहां सेंट्रियोल का पेयर है, यहां सेंट्रियोल का पेयर है। तो ये एक इक्वेटोरियल प्लेट, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट। मैंने ऐसे नहीं बैठाए हैं, मैंने ऐसे बैठाए हैं। तो एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा। एक प्लेट पे ग्रीन ऑरेंज, दूसरे पे रेड और येलो। अब मेटाफेज 1 से गए आप एनाफेज 1 में। तो जब आप एनाफेज 1 में गए तो ये 2 क्रोमोसोम एक पोल पर आ गए, और ये 2 क्रोमोसोम एक पोल पर आ गए। तो एनाफेज 1 में एक पोल पर है ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, दूसरे पोल पे है येलो रेड, दूसरे पोल पर है येलो रेड, ठीक। एनाफेज 1 के बाद आप गए टीलोफेज। एनाफेज 1 के बाद आप गए टीलोफेज 1 में, ठीक। जब आप टीलोफेज 1 में गए तो ये दोनों एक सेल में आ गए, ऑरेंज और ग्रीन, येलो और रेड इस सेल में आ गए। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 1 के बाद आप गए मेटाफेज सेकंड में। जब आप मेटाफेज सेकंड में गए तो ऑरेंज और ग्रीन आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, येलो और रेड आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए, ठीक। मेटाफेज सेकंड भी हो गया। मेटाफेज सेकंड के बाद आए आप एनाफेज सेकंड में। तो स्प्लिटिंग हो गई, ऑरेंज ग्रीन ऊपर चला गया, ऑरेंज ग्रीन ऊपर चला गया, ऑरेंज ग्रीन नीचे आ गया, येलो और रेड ऊपर चला गया, येलो रेड ऊपर चला गया, येलो और रेड नीचे आ गया, येलो रेड नीचे आ गया। तो ये मेटाफेज 2 से ये दोनों सेल एंटर कर गई एनाफेज 2 में। अब इससे 2 सेल बनी, इससे 2 सेल बनी। एक सेल में ये ऑरेंज ग्रीन आ गया, दूसरी सेल में ऑरेंज ग्रीन आ गया। एक सेल में येलो रेड आ गया, एक सेल में येलो रेड आ गया। अब आप देख लीजिए, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड। तो इस तरह के गैमेट बने कब? जब क्रोमोसोम ऐसे अरेंज थे। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। यहां तक अगर पूरा का पूरा समझ में आया तो यस लिख दे। यहां तक अगर पूरा का पूरा समझ में आया है तो यस लिख। यहां तक पूरा का पूरा अगर समझ में आया है तो यस लिख, ठीक है। पूरा का पूरा यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरे डायग्राम को समझ। ये है पॉसिबिलिटी 1। अगर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे ऐसे अरेंज रहे, येलो और ग्रीन, सॉरी ऑरेंज ग्रीन एक प्लेट पर, येलो और रेड एक प्लेट पर, तो गैमेट इस तरीके से बनते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए। अब मैं इसको छुपा लेता हूं, है ना, मैं इसको छुपा लेता हूं, इसको छुपा लेता हूं,
अब पॉसिबिलिटी 2 देखिए, मेटाफेस 1 पर क्रोमोसोम कैसे अरेंज है? ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन। पहले कैसे थे? पहले थे ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड। अब कैसे हैं? अब है ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन। मेटाफेस 1। एनाफेस 1 में क्या हुआ? ये दोनों और ये दोनों एक पोल पे गए। तो एनाफेस 1 में एक पोल पर है ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, दूसरे पोल पे है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। ठीक। अब एनाफेस 1 के बाद आया टीलोफेस 1। यहां से दो सेल बनी, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। तो रेड और ऑरेंज एक पे आ गए, येलो और ग्रीन एक पर आ गए। इसके बाद आया मेटाफेस 2। ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड आपके एक प्लेट पर आ गए, ऑरेंज और रेड एक प्लेट पे आ गए, येलो और ग्रीन एक प्लेट पर आ गए। ठीक। एनाफेस सेकंड पे आया, ऑरेंज और रेड ऊपर गया, ऑरेंज और रेड नीचे गया, स्प्लिटिंग हो गई। येलो ग्रीन ऊपर चला गया, येलो ग्रीन नीचे चला गया, स्प्लिटिंग हो गई। एनाफेस 2। एनाफेस 2 के बाद बना टीलोफेस 2। इससे दो सेल बन गई, ये दो सेल, इससे ये दो सेल बन गई। एक सेल में ऑरेंज रेड, दूसरे में ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। एक सेल में येलो ग्रीन और दूसरे में येलो ग्रीन। ये है मियोसिस सेकंड। तो अब आप देखिए कैसे बने, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। तो बच्चों, अगर आप इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज करते हैं तो डिफरेंट गैमेट बनते हैं। अगर आप क्रोमोसोम ऐसे अरेंज करते हैं तो डिफरेंट गैमेट बनते हैं। तो बच्चों, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो रहा है, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, बट किस टाइप के गैमेट बनेंगे? पॉसिबिलिटी 1 में अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, पॉसिबिलिटी 2 में अलग टाइप के गैमेट बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि मेटाफेस 1 में क्रोमोसोम किस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं। मेटाफेस 1 पर क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है वो आगे डिसाइड करेगा कि आपके किस टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर ये एक टेबल दिया है, इस टेबल को भी देख लीजिएगा। ये टेबल क्या है? इस टेबल को भी देख लीजिए। क्रोमोसोम और जीन्स के बीच में डिस्टेंस दिया है। ठीक, देखिए, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, सही है। जीन भी पेयर में होते हैं। जीन की एक फॉर्म कैपिटल टी, जीन की दूसरी फॉर्म कैपिटल टी। इसका मतलब जीन भी पेयर में है और क्रोमोसोम भी पेयर में है। ठीक। दूसरी चीज समझिए, क्रोमोसोम सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, जब गैमेट बनता है तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाता है, दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीन्स भी सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो जब एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया और दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, तो एक गैमेट में जीन की एक फॉर्म गई, दूसरे गैमेट में जीन की दूसरी फॉर्म गई। मतलब जीन भी सेग्रीगेट करते हैं। जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जिस तरीके से एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, ठीक उसी प्रकार से जीन की एक फॉर्म एक गैमेट में गई, जीन की एक फॉर्म दूसरे गैमेट में गई, मतलब जीन भी सेग्रीगेट करते हैं। तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक। जैसे ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये क्रोमोसोम का एक पेयर है। ये सब इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं। ये सब कैसे पेयर है? इंडिपेंडेंट पेयर है। जब गैमेट बनेंगे तो इससे भी एक गैमेट में एक क्रोमोसोम, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम, इससे भी एक गैमेट में एक क्रोमोसोम, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम, इससे भी एक गैमेट में एक क्रोमोसोम, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। यहां से ये दोनों इंडिपेंडेंटली गए, यहां से गैमेट में दोनों इंडिपेंडेंटली गए, यहां से गैमेट में दोनों इंडिपेंडेंटली गए। ठीक। जीन्स का वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। क्या मतलब है? देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर कोई एक ही जीन थोड़ी ना होगा। मान लीजिए क्रोमोसोम पर दो जीन है, ये जीन है और ये जीन है। इसकी एक कॉपी ये रही, इसकी एक कॉपी ये रही। तो ये जीन का एक पेयर, ये जीन का एक पेयर। देखिए, एक जीन की एक फॉर्म, क्लास 12 का बच्चा कैपिटल ए, क्लास 12 का बच्चा कैपिटल ए, दूसरे जीन की एक फॉर्म कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो एक जीन पेयर ये रहा, एक जीन पेयर ये रहा। तो जब गैमेट बनते हैं, जब गैमेट बनते हैं तो ये दोनों जीन यहां पर गए, ये दोनों जीन यहां पर गए। ऐसा नहीं था कि इस गैमेट में सिर्फ एक जीन गया, नहीं। इस गैमेट में अगर कैपिटल ए गया तो कैपिटल बी भी गया, इसमें कैपिटल ए गया तो कैपिटल बी भी गया। तो दोनों जो पेयर ऑफ जीन है, ये पेयर और ये पेयर, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। इस पेयर से भी एक गया, इस पेयर से यहां एक गया, इस पेयर से एक यहां जीन गया, एक जीन यहां गया। तो ये पेयर और ये पेयर इंडिपेंडेंटली गैमेट के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। भाई ये इतना आसान तेरे सिर के ऊपर से कैसे जा सकता है? भाई ये तेरे ऊपर से कैसे जा सकता है? ये जो है, ये 1 2 और 1 2, ये दोनों पॉइंट तो मैं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक कम से कम 1000 बार बता चुका हूं। अरे लुखे, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में, जीन पेयर में होते हैं, होते हैं। अरे लुखे, जीन पेयर में होते हैं, कैपिटल टी पेयर में है, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में है, स्मॉल टी पेयर में है। जब गैमेट बनते हैं तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम गया। ये रहा दूसरा पॉइंट। जीन भी सेग्रीगेट करते हैं, एक गैमेट में एक कैपिटल टी गया, दूसरे गैमेट में एक कैपिटल टी गया। ये रहा दूसरा पॉइंट। पता नहीं क्या कर रहा है, जब समझा रहा हूं तो उंगली कहीं घुसा रखी होगी कान वान के अंदर। ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब यह है कि हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से, इस पेयर से भी एक गैमेट में क्रोमोसोम गया, एक गैमेट में क्रोमोसोम गया, इससे भी एक गैमेट में क्रोमोसोम गया, एक गैमेट में क्रोमोसोम गया, इससे भी एक गैमेट में क्रोमोसोम गया, एक गैमेट में क्रोमोसोम गया। तो हर पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट करता है, हर पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट करता है। वन पेयर सेग्रीगेट, जीन के लिए लिखा है, जीन का वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर। जब यहां से गैमेट बनेंगे तो ये वाला पेयर जीन का और ये वाला जीन का पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। यहां ए भी गया और बी भी गया, यहां ए भी गया और बी भी गया। बच्चों यहां तक पढ़ाई समझ में आई तो सब के सब एक बार दिल बना दीजिए। नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे रेस्पिरेशन के इस लेक्चर के साथ विद आंसर्स। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार दिल बना दीजिए। बैठे हुए हैं भी 3.1 के बैठे हुए हैं, लाइक कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है। तो यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आ गई है। अब देखो, सटन एंड बोवेरी आर्ग्यू दैट
the pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factor they carried. Sutton and Boveri argue that pairing and separation of pair of chromosome will lead to segregation of pair of factors. मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का मतलब है कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, 2000 टाइम बता रहा हूं ये लाइन, 2000 मतलब 1999 टाइम रिपीट कर चुका हूं, 2000 रिपीट कर रहा हूं। जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, तो क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? एलील, उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीन, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, तो एक जीन की एक फॉर्म इस गैमेट में गई, एक ही जीन की दूसरी फॉर्म इसमें गई, तो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, उस टाइम फैक्टर्स भी सेग्रीगेट करते हैं। फैक्टर्स मतलब जीन, और जीन की जो फॉर्म है एलील, वही तो आपके क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। सटन ने क्रोमोसोम जो सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं उसको, और मेंडल्स के लॉ को मिलाकर एक थ्योरी दी। मेंडल्स के लॉ और क्रोमोसोम्स का मूवमेंट, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम पर फैक्टर सेपरेट हो रहे हैं। फैक्टर्स की क्या है? जीन है, वही क्या है? एलील है। जीन की फॉर्म को एलील बोल रहे हैं। जीन सेग्रीगेट कर गए, फैक्टर सेग्रीगेट कर गए, एलील सेग्रीगेट कर गए, क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर गए, और ऐसा हुआ एनाफेज 1 में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सटन एंड बोवेरी, सटन ने क्या किया? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जो हुआ, ठीक है, इसको और मेंडल्स के लॉ को मिलाकर एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मॉर्गन के द्वारा, ये आया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। मॉर्गन ने आपका एक फ्रूट फ्लाई, एक मक्खी है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है जिस पर मॉर्गन साहब ने काम किया, जिस पर किसने काम किया? मॉर्गन साहब ने काम किया। दे कुड बी ग्रोन ऑन। अब ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स की इतनी रिसर्च क्यों हुई? ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स की इतनी स्टडी क्यों हुई? अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स की इतनी स्टडी क्यों हुई, तो इसका कारण क्या है? भाई ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स का बहुत सारा काम हुआ। भाई क्या कारण है कि ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स का इतना सारा काम हुआ? उसमें से पहला कारण है कि ड्रोसोफिला की खुराक ज्यादा नहीं है, मतलब इसको लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो करा सकते हो। पका हुआ केला दे दो, मजे से खाएगी। अब भाई घोड़ा पाल के लैब में बैठोगे, घोड़ा कितना बड़ा होता है, उसकी खुराक भी कितनी होगी, समझे। फ्रूट फ्लाई छोटी सी है, ज्यादा खुराक नहीं है, ज्यादा खाती नहीं है, पका हुआ केला दे दो, खुश रहेगी, केले में ही खुश रहेगी, मतलब इसको सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो करा सकते हो। ये अपनी लाइफ स्किल जो है जल्दी कंप्लीट कर लेती है, 2 हफ्ते में अपनी लाइफ स्किल कंप्लीट कर लेगी, तो बहुत जल्दी ही बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। एक मीटिंग में ये बहुत सारे बच्चे पैदा कर देती है, तो आपके पास स्टडी करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल। आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हो, माइक्रोस्कोप में देख के पहचान सकते हो। मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी, लुक्खी बड़ी है, लुक्खा छोटा है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप इनकी शारीरिक संरचना से पता लगा सकते हो, जो मक्खी छोटी दिखेगी वो मेल है, जो मक्खी बड़ी दिखेगी वो आपकी फीमेल है। और आप इनके क्रोमोसोम पैटर्न से भी पहचान सकते हो, इसमें वही क्रोमोसोम पैटर्न है जो हमारे अंदर है। ये मेल है, ये एक्स वाई है, ये फीमेल है, ये एक्स है। तो जब आप मेल का क्रोमोसोम देखोगे, जब आप मेल फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम देखोगे, तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। और जब आप इसको देखोगे तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये x है और ये आपका क्या है? x है, ठीक है। ये xy है, ये आपका xx है। तो आप देखो मेल का मुड़ा हुआ है, मेल का क्रोमोसोम मुड़ा हुआ है। तो जब कोई क्रोमोसोम आपको मुड़ा हुआ दिखेगा मतलब वो मेल ड्रोसोफिला है, जब दोनों सीधे दिखेंगे तो वो आपकी फीमेल ड्रोसोफिला है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर यहां तक आपको पढ़ाई पूरी की पूरी समझ में आई है तो आप यस लिखिए। यहां तक पढ़ाई आपको पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई है तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आ गई है तो आप यस लिखिए। तो यहां तक आपको पढ़ाई समझ में आ गई होगी तो आप एक बार यस लिखिए। चलो 1-2 मिनट बात करते हैं, आप लोगों से कुछ कहना चाहते हो तो कहो। कैसा लग रहा है पढ़ के? इस तरीके से पढ़ा था कभी इतनी डिटेल में इतना क्वेश्चन, मतलब मजा आ रहा है तो सब लोग एक बार। आ रहा है ना मजा? हाँ मजा ही तो चाहिए भाई, बस बैठे रहना, हिम्मत देना यार मुझे, है ना, मुझे हिम्मत देना, कहना रॉकी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉकी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितना बचा है? जितना भी हुआ है उतना ही और बचा है। लिंकेज है 1 घंटे का, लिंकेज 1 घंटे का, पॉलीजेनिक प्लियोट्रोपी 2 घंटा, बटा है बेटा 4 घंटे का बचा है, अभी तो बचा है। सुन गया होगा 4 घंटे, हलक सूख गया होगा बिल्कुल। अरे आज का चैप्टर ही अलग है भाई, रूह कांप जाती है, आज का चैप्टर ही चीज ही अलग है भाई, है ना। आज चीज अलग है। भाग मत जाना, बैठे रहना अभी। 3.1 के। अरे ब्रेक तो चल ही रहा है बेटा, ब्रेक ही तो है, बीच में ब्रेक ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? ब्रेक ही तो चल रहा है, ये ब्रेक ही तो चल रहा है। अच्छा रुक जाओ, पोल कराता हूँ मैं 1 मिनट, पोल कराया जाए, एक पोल कराते हैं, ठीक है। कितनों को ब्रेक चाहिए?
भाई 50% लोग कहते हैं कि ब्रेक नहीं चाहिए, 46.43% कहते हैं ब्रेक चाहिए, ठीक है? 46% लोग कहते हैं ब्रेक चाहिए, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें ब्रेक दिया तो तुम भाग जाओगे सारे, भाग जाओगे ना? ये जो 3.1 के है, ये भाग जाएगा अगर मैंने ब्रेक दिया तुम्हें, भागोगे तो नहीं? बताओ, अगर मैंने तुम्हें ब्रेक दिया तो तुम भागोगे तो नहीं? 3.2 के बैठे हुए हैं अभी, 3.2 के बैठे हुए हैं अभी, ठीक है? ठीक है, तो हम एक काम करें क्या? ये लिख रहा है पक्का भागेंगे, पक्का भागेंगे। सर प्लीज़ ब्रेक मत दीजिएगा, मैं सो जाऊँगी। अरे मैं तुझे सोने नहीं दूँगा। नो ब्रेक, नो ब्रेक। ठीक है, नो ब्रेक। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ क्या? गरम पानी? एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का। मेरा गला ना, मैंने पिछले 5 बजे से लेके 11:32 तक मैंने खाना भी खा लिया पर मैंने पानी नहीं पिया है। मुझे लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा सूख रहा है, ठीक है? तो एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? फिर एक नई एनर्जी के साथ अगला जो स्पेल है वो आसान है। अगले स्पेल में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 4 घंटे और बैठना है, ठीक है? हमें 4 घंटे और बैठना है और अगला जो स्पेल है वो आसान है, मतलब जो डिफ़िकल्ट पढ़ाई थी वो निकल गई, है ना? जो आपकी डिफ़िकल्ट पढ़ाई थी वो आपकी निकल गई। अगली जो आपकी पढ़ाई होगी वो आपकी आसान होगी, ठीक है? वो जो पढ़ाई होगी वो आपकी क्या होगी? आसान होगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब यहाँ से घड़ी कहाँ आती है वो तो मुझे भी याद नहीं है। मिलेंगे।